सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुचन पढ़ाई बितार के। चलो पढ़ते हैं चप्पड़ फाड़ के। आज का हमारा चैप्टर है बड़े भाई साहब, जिसे लिखा है द वन एंड ओनली मुंशी प्रेमचंद जी ने। बड़े भाई साहब ये एक बहुत ही प्यारा सा और हल्का फुल्का सा चैप्टर है, जिसमें बचपन, जिम्मेदारी और बड़े भाई साहब के रिश्ते को दिखाया गया है। जैसे अक्सर बच्चों को कहा जाता है, अभी तुम छोटे हो, ये काम मत करो, तो उनके मन में तुरंत आता है कि काश हम बड़े होते। उन्हें लगता है कि बड़ा होने का मतलब है पूरी आज़ादी, लेकिन असल में बड़े होने के साथ सिर्फ आज़ादी नहीं, जिम्मेदारी भी आती है। इस कहानी में भी एक बड़े भाई साहब है जो उम्र से ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस कुछ साल ही बड़े हैं, लेकिन उनसे बहुत उम्मीदें की जाती है। उन पर पढ़ाई में अच्छा करने, समझदार बनने और छोटे भाई के लिए एग्जाम्पल सेट करने का प्रेशर होता है। इसलिए वो हमेशा सीरियस रहते हैं, मेहनत करते हैं और छोटे भाई को समझाते रहते हैं। दूसरी तरफ उनका जो छोटा भाई है वो थोड़ा मस्त मौला है, खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। अब बड़े भाई साहब जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में अपना बचपन खुलकर जी नहीं पाते। इसी कॉन्ट्रास्ट के थ्रू प्रेमचंद जी ने ये दिखाया है कि कभी कभी बड़ा होना सिर्फ उम्र का नहीं, जिम्मेदारी का बोझ भी होता है। ये चैप्टर हमें प्यार, अनुशासन और बड़े भाई के गहरे रिश्ते का एहसास कराता है। हे एवरीवन, यू आर वाचिंग एडुचन पढ़ाई बितार के। चलो पढ़ते हैं चप्पड़ फाड़ के। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नरेटर है वो बताते हैं कि उनके जो बड़े भाई साहब थे वो उनसे 5 साल बड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 क्लास आगे थे। दोनों ने लगभग एक ही उम्र में पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन भाई साहब पढ़ाई में जल्दबाजी नहीं करते थे। उनका मानना था कि पढ़ाई की बुनियाद यानी कि जो फाउंडेशन है वो मजबूत होनी चाहिए, इसलिए वो 1 साल का कोर्स 2 या 3 साल में कंप्लीट करते थे। उनका लॉजिक था कि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो ऊपर का महल टिक नहीं पाएगा, यानी वो क्वालिटी पर ध्यान देते थे, स्पीड पर नहीं। फिर जो नरेटर है वो बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तब उनके जो भाई साहब थे वो 14 साल के थे, इसलिए भाई साहब को उन्हें समझाना, डांटना या देख रेख करने का पूरा अधिकार था। अब नरेटर भी मानते हैं कि उनकी बात मानना उनके लिए शालीनता है, यानी घर में भाई साहब बड़े होने के कारण उनके पास पावर थी। भाई साहब जो थे वो बहुत ही पढ़ाकू स्वभाव के थे, हमेशा किताब खोलकर बैठे रहते। कभी कभी बोर होने पर वो कॉपी के किनारे चिड़िया, बिल्ली या कुत्ते की तस्वीर बना लेते। कभी कभी वो एक ही शब्द को या वाक्य को कई बार लिखते रहते। कभी कोई शेर को सुंदर लिखावट में बार बार नकल करते, कभी ऐसे शब्द लिख देते जिनका कोई मतलब नहीं होता था। ये सब शायद उनका दिमाग रिलैक्स करने का तरीका था। अब जो नरेटर है वो बताते हैं कि उन्होंने एक बार उनकी कॉपी में एक अजीब शब्द लिखा देखा, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों एटसेट्रा, और एक आदमी का चेहरा बना था। नरेटर ने बहुत कोशिश की इसका मतलब समझने की, लेकिन समझ नहीं पाए। पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि भाई साहब 9वीं में थे और वो 5वीं में। उन्हें लगता था कि उनकी बातें समझना उनके बस की बात नहीं। अब जो नरेटर है वो अपनी बात करते हैं। उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। 1 घंटा किताब के सामने बैठना भी मुश्किल लगता था। मौका मिलते ही हॉस्टल से भागकर खेलने चले जाते। कभी पत्थर उछालते, कभी कागज की तितली उड़ाते, कभी दोस्तों के साथ कूदना फांदना करते। लेकिन जैसे ही कमरे में वापस आते और भाई साहब का गुस्सा वाला चेहरा देखते, उनकी जान सूख जाती। अब भाई साहब का हमेशा पहला सवाल होता, कहाँ थे। ये सवाल एक ही अंदाज में पूछा जाता। नरेटर के पास जवाब नहीं होता, वो चुप रहते। उसका चुप रहना ही उसका अपराध स्वीकार करना होता। फिर भाई साहब उसे डांटते, प्यार और गुस्से के मिक्स अंदाज में। अब जो भाई साहब थे वो कहते थे, अगर तुम इस तरह इंग्लिश पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और कुछ नहीं आएगा। इंग्लिश कोई मजाक नहीं है, इसमें खून पसीना बहाना पड़ता है। वो अपनी मेहनत का एग्जाम्पल देते और कहते कि जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी फेल हो जाता हूँ, तो तुम खेल कूद करके कैसे पास हो जाओगे। अगर ऐसे ही वक्त बर्बाद करना है तो घर जाकर गिल्ली डंडा खेलो, दादाजी के पैसों को बर्बाद मत करो। अब ये सब कुछ सुनकर जो नरेटर थे वो रो पड़ते थे। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि गलती भी उनकी ही होती थी। भाई साहब बहुत अच्छे वक्ता थे, यानी वो बोलने में अच्छे थे। ऐसी बातें कहते थे कि नरेटर का हौसला टूट जाता। वो सोचते कि शायद पढ़ाई उनके बस की बात नहीं। एक पल के लिए उन्हें लगता था कि घर लौट जाना चाहिए। अब जो नरेटर है वो मानते हैं कि उन्हें मूर्ख रहना मंजूर है, लेकिन इतनी मेहनत करना मुश्किल लगता था। लेकिन कुछ देर बाद उनका जो हौसला है वो वापस आ जाता था। वो सोचते थे कि अब से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तुरंत एक टाइम टेबल बना लेते, जिसमें खेल का तो कोई टाइम ही नहीं होता। सुबह 6 बजे उठकर रात 11 बजे तक हर सब्जेक्ट का टाइम फिक्स कर देते। लेकिन टाइम टेबल बनाना आसान है, उस पर चलना मुश्किल। पहले ही दिन वो टूट जाता। बाहर का मैदान, हरी घास, हल्की हवा, फुटबॉल, कबड्डी, सब उसे अपनी तरफ खींचने लगते। वहां जाकर वो सब कुछ भूल जाते, किताब, क्या टाइम टेबल, भाई साहब की डांट, सब कुछ। फिर भाई साहब को उन्हें डांटने का नया मौका मिल जाता। नरेटर कहते हैं कि वो भाई साहब से बचने की कोशिश करते, चुपके से कमरे में आते। लेकिन जैसे ही भाई साहब की नजर उन पर पड़ती, उन्हें लगता जैसे सिर पर तलवार लटक रही हो। फिर भी डांट खाने के बाद भी वो खेलना नहीं छोड़ पाते। यानी बचपन की मस्ती और खेल का आकर्षण इतना स्ट्रांग था कि डर भी उसे रोक नहीं पाता था।
अब जो नरेटर है वो कहते हैं कि सबसे पहले एनुअल एग्जाम का यानी फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आता है। भाई साहब फेल हो जाते हैं। नरेटर सिर्फ पास ही नहीं होते बल्कि फर्स्ट भी आते हैं। अब दोनों के बीच सिर्फ 2 साल का अंतर रह जाता है। नरेटर के मन में थोड़ा घमंड आ जाता है। उनका मन करता है कि भाई साहब को चिढ़ाएं कि आपने इतनी तपस्या की फिर भी आप फेल हो गए और मैं खेलते कूदते हुए भी फर्स्ट आ गया। लेकिन भाई साहब इतनी दुखी होते कि नरेटर को उन पर दया आ जाती थी और वो चुप रहते। फिर भी अंदर ही अंदर उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अब भाई साहब का पहले जैसा डर नरेटर पर नहीं रहता। वो खुलकर खेलने लगते हैं। सोचते हैं अगर भाई साहब डांटेंगे तो कह देंगे कि आपकी मेहनत का क्या फायदा हुआ। लेकिन ये बात जुबान पर नहीं ला पाते। फिर भी उसके व्यवहार से घमंड झलकता है। यानी वो कह नहीं पाते हैं लेकिन उनका जो बिहेवियर था उसे साफ पता चलता था कि वो अब घमंडी हो गए हैं। लेकिन जो भाई साहब है वो समझ जाते हैं कि नरेटर के मन में यानी छोटे भाई के मन में अहंकार आ गया है। एक दिन जब नरेटर सुबह का पूरा वक्त गिल्ली डंडा खेलकर लौटते हैं तो भाई साहब उसे जोर से डांटते हैं। कहते हैं एक क्लास पास कर ली और फर्स्ट आ गए तो दिमाग खराब हो गया। घमंड बड़े बड़ों का नहीं टिकता, तुम किस खेत की मूली हो। फिर वो रावण का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं रावण दुनिया का चक्रवर्ती राजा था, सब उससे डरते थे, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। इस तरह शैतान भी घमंड के कारण स्वर्ग से निकाल दिया गया। यानी भाई साहब समझा रहे हैं कि अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है। अब इसके बाद जो भाई साहब है वो कहते हैं कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ में बटेर लग गई, यानी सिर्फ किस्मत से पास हो गए। जैसे कभी कभी गिल्ली डंडा में अंधा शॉट भी लग जाता है लेकिन उससे कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं बन जाता। असली खिलाड़ी वही है जिसका हर निशाना सही लगे। तो अब जो बड़े भाई साहब है वो अपनी क्लास की मुश्किलों का डरावना चित्र खींचते हैं। वो कहते हैं कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इंग्लैंड का हिस्ट्री याद करना मुश्किल है। इतने हेनरी, जेम्स, विलियम्स और चार्ल्स हुए हैं कि दिमाग घूम जाता है। अगर हेनरी 7 की जगह हेनरी 8 लिख दिया तो सारे नंबर कट जाते हैं। वो एग्जाम के सिस्टम पर भी व्यंग करते हैं यानी मजाक करते हैं और ज्योमेट्री पर भी नाराजगी जताते हैं। वो कहते हैं कि ABC की जगह अगर AC भी लिख दिया तो नंबर कट जाते हैं। जैसे दाल भात रोटी हो या भात दाल रोटी, इसमें क्या फ़र्क है? पर एग्जामिनर्स को तो सिर्फ किताब का एग्जैक्ट शब्द चाहिए। तो इस तरह से वो रटी रटाई पढ़ाई पर टिप्पणी करते हैं यानी रटने का सिस्टम पर मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद जो बड़े भाई साहब हैं वो ऐसे लिखने की बात पर भी मजाक करते हैं। वो कहते हैं कि समय की पाबंदी पर 4 पन्ने लिखो। जो बात एक ही लाइन में कही जा सकती है उसे 4 पन्ने में लिखने का क्या ही मतलब है? ये तो समय की बर्बादी है। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने एजुकेशन सिस्टम की कमियां दिखाई हैं कि कैसे एजुकेशन सिस्टम में रट्टाफिकेशन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। कैसे हमें हिस्ट्री को सिर्फ रटाया जाता है बिना हिस्ट्री प्रॉपरली समझाए कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, उसका प्रेजेंट से क्या कनेक्शन है, पास्ट में ये जो हुआ इसका प्रेजेंट के साथ क्या कनेक्शन है। इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं है और हमें सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट को प्रॉपरली तरह से नहीं पढ़ पाते, उनका मन नहीं लगता सब्जेक्ट में और वो बोर हो जाते हैं। अब जो भाई साहब है वो अंत में कहते हैं कि चाहे मैं फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, ये अंतर कभी नहीं मिट सकता। उम्र और अनुभव की बराबरी डिग्री से नहीं होती। चाहे तुम MA PhD कर लो लेकिन जिंदगी का तजुर्बा मुझसे कम ही रहेगा। इसके बाद जो बड़े भाई साहब हैं वो माँ और दादा का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की लेकिन उन्हें दुनिया का ज़्यादा अनुभव है। बीमारी या घर का खर्च जैसे प्रैक्टिकल बातें उन्हें हमसे ज़्यादा आती हैं। यानी किताब की पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन का अनुभव है। हेडमास्टर का भी एग्जाम्पल वो देते हैं कि ऑक्सफोर्ड से MA होने पर भी घर के प्रबंध उनकी माँ संभालती हैं। डिग्री होने से ही बुद्धि नहीं आ जाती, इसलिए घमंड छोड़ दो। ये सब सुनकर नरेटर का घमंड टूट जाता है। उन्हें अपनी छोटी औकात का एहसास होता है। वो मान लेते हैं कि भाई साहब सही कह रहे हैं। भाई साहब भी पिघल जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी मन करता है, लेकिन अगर मैं ही गलत रास्ते पर चलूं तो तुम्हें कैसे संभालूंगा? मेरा कर्तव्य है तुम्हारी रक्षा करना। अब लास्ट में एक सिंबॉलिक सीन आता है। एक कटा हुआ पतंग उनके ऊपर से गुजर रहा होता है। भाई साहब जो अभी तक उपदेश दे रहे थे कूद उछलकर उसकी डोर पकड़ लेते हैं और हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। नरेटर भी उनके पीछे दौड़ते हैं। यहाँ पर राइटर ने बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है कि भाई साहब भी अंदर से बच्चे ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जिम्मेदारी के बोझ को लेकर अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुचन पढ़ाई विद आर के। चलो पढ़ते हैं चप्पड़ फाड़ के। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना, जिसे लिखा है सीताराम शेख सरिया ने।
सो राइटर यहाँ पर बताते हैं कि कैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था जिसे इंडिया को अंग्रेजों से आज़ादी मिल सके। ये आंदोलन लोगों के बीच आज़ादी की उम्मीद जगाने वाला था। इस आंदोलन में देश के हर कोने से लोग आगे आए और अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो गए। राइटर मेंशन करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार गुलाम भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और जब इंडिया को आज़ादी मिली और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तब ये दिन वही संविधान लागू होने का दिन बन गया। सिंपल शब्दों में ये इंट्रोडक्शन हमें इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल, सत्याग्रह और 26 जनवरी के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने देश और संविधान की कद्र करें। सो अब जो राइटर है वो अपने डायरी को लिखते हुए कहते हैं कि 26 जनवरी आज का ये जो दिन है ये अमर दिन है। इसका मतलब है कि 26 जनवरी इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक और यादगार दिन है क्योंकि इस दिन पूरे हिंदुस्तान में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगली लाइन में लेखक बताते हैं कि इस साल भी ये दिवस मनाया जा रहा है और इसके लिए पहले से काफ़ी तैयारियां की गई थी। पिछले साल जो प्रोग्राम था वो बहुत सिंपल था पर इस साल जितना हो सके सब लोग अपना योगदान दे रहे थे। सिर्फ प्रोपेगेंडा पर 2000 रुपए खर्च किए गए। अब जो राइटर है वो लिखते हैं कि सारे काम का भारी जिम्मा उन्होंने खुद उठाया और जो वॉलंटियर्स थे उनके घर जाकर उनको भी समझाया। इससे पता चलता है कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी सीरियसली ली थी। अब बड़े बाजार के मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, मतलब हर तरफ पैट्रियोटिज्म का माहौल था और कुछ घर ऐसे सजाए गए थे जैसे कि लग रहा हो कि आज़ादी मिल गई हो। कोलकाता के हर कोने में झंडा लगा था और जिस रास्ते से लोग जा रहे थे वहां उत्साह और नई एनर्जी फील हो रहा था। फिर राइटर लिखते हैं कि मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने घेर लिया था। मतलब अथॉरिटीज ने जश्न और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पहले से ही कंट्रोल कर लिया था। फिर भी कुछ जगह लोग भोर से ही झंडा फहरा रहे थे, मतलब लोगों का जज्बा बहुत स्ट्रांग था। अब जो राइटर है वो एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला तो है श्रद्धानंद पार्क का। बंगाल प्रोविंशियल विद्यार्थी संघ के जो मिनिस्टर थे अविनाश बाबू, उन्होंने झंडा लगाया पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और दूसरे लोगों को हटा दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल है तारा सुंदरी पार्क का, जहां कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा लगाने गए पर अंदर नहीं जा सके। वहां काफी मारपीट हुई और कुछ लोगों के सर फट गए। तीसरा एग्जाम्पल है सेविका संघ के जुलूस का। बहुत सी लड़कियां शामिल थी उसमें, उन्हें भी अरेस्ट किया गया। इसके बाद जो राइटर है वो स्कूल लेवल सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हैं। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने स्कूल में जनो उत्सव मनाया। लड़कियों को जश्न का मीनिंग समझाया गया। वो लोग मोटर में बैठकर घूमे और उन्होंने फोटोज भी लिया। इससे पता चलता है कि बच्चे और लड़कियां भी नेशनल अवेयरनेस में शामिल थी। 2-3 बजे कुछ लोगों को पकड़ लिया गया जिसमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय शामिल थे। सुभाष बाबू का जुलूस पूर्णोदास के रिस्पॉन्सिबिलिटी में था और वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर चुके थे। फिर राइटर बताते हैं कि स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था, मतलब वुमेन भी जुलूस और प्रोटेस्ट के लिए रेडी हो रही थी। लोग हर जगह अपने जुलूस निकाल रहे थे और सही जगह पहुंच रहे थे। अब राइटर कहते हैं कि पुलिस ने सुबह से कंट्रोल सेटअप किया था लेकिन 1 बजे तक वो कंट्रोल खत्म हो गया, जिससे लोगों में होप हुआ कि शायद पुलिस डिस्टर्ब ना करे। अब 3 बजे से मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हो गए और लोग ग्रुप्स बनाकर घूमने लगे। अब जो राइटर वो बताते हैं कि आज जो बात थी वो निराली थी, मतलब इस दिवस का सेलिब्रेशन और लोगों का उत्साह पहले कभी नहीं देखा गया था। ये डायरी का हिस्सा दिखाता है कि लोगों के अंदर आज़ादी की भूख और पैट्रियोटिज्म कितना स्ट्रॉन्ग था और लोग छोटी और बड़ी सब एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे थे। अब जो राइटर है वो कहते हैं कि जब से कानून भंग करने का काम शुरू हुआ है तब से ऐसी बड़ी सभा पहले नहीं हुई थी। मतलब ये जो गैदरिंग थी, ये जो सभा थी, ये पहली ओपन और बड़ी सभा थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी बल्कि एक ओपन फाइट जैसा मूड था। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि इस एरिया में कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें गिल्टी माना जाएगा। यानी ब्रिटिश अथॉरिटीज ने पहले से ही वार्निंग दे दी थी। लेकिन जो काउंसिल थी यानी इंडियन पॉलिटिकल ग्रुप ने उन्होंने खुला चैलेंज दिया। मॉन्यूमेंट के नीचे एग्जैक्टली 4:24 PM पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। लोगों को इनवाइट किया गया कि वो वहां आए। ये पहली बार हुआ कि ओपनली ब्रिटिश के सामने इतनी बड़ी गैदरिंग प्लान हुई हो। अब 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उन्हें रोड के चौरंगी पर यानी चौरास्ते पर रोका गया, लेकिन इतनी भीड़ थी कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। जब जुलूस मैदान के मोड़ पर पहुंचा, पुलिस ने लाठी चलानी शुरू की। बहुत लोग इंज्योर्ड हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठी लगी। अब जो राइटर है वो डिस्क्राइब करते हैं कि सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे और
ज्योतिर्मय गांगुली ने उन्हें पीछे से आने के लिए कहा, लेकिन सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। मतलब उन्होंने करेज और डिटर्मिनेशन दिखाया, यानी उन्होंने हिम्मत दिखाई। अब जो राइटर है वो बताते हैं कि उन्होंने खुद देखा कि पुलिस बहुत भयंकर तरीके से लाठी चला रही थी। क्षितिर चैटर्जी का सर फट गया था और खून बह रहा था। इस सीन ने सबको शॉक कर दिया। अब जो राइटर है वो कहते हैं कि इस वक्त और भी ग्रुप्स थे जो एक्टिव थे। जो औरतें थी वो मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। अब औरतों का जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी ही स्ट्रांग था और उनके पास भी फ्लैग्स थे। अब वॉलंटियर्स के ऊपर लाठी चलाया जा रहा था, फिर भी वो अपने जगह से नहीं हटे। सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद जो औरतों का जुलूस था वो निकलकर वहां से चल दिया। अब जो भीड़ थी वो काफी बड़ा हो गया था और पुलिस ने फिर से लाठी चलाई। इस बार भी काफी लोग घायल हुए। धर्मतला के मोड़ पर जो जुलूस था वो टूट गया और 50-60 औरतें वहीं पर बैठ गईं। पुलिस ने उन्हें भी अरेस्ट कर लिया, यानी पकड़ लिया। अब औरतों का एक ग्रुप था जिसका लीडरशिप यानी जिसका नेतृत्व बिमल प्रतिभा कर रही थी। उन्हें बाबू बाजार के मोड़ पर रोक लिया गया और वो लोग वहीं पर बैठ गईं। आसपास भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और जो पुलिस थी वो टाइम टू टाइम लाठी चला रही थी। अब लगभग पूरे 30 से 40 मिनट के बाद जो पुलिस की गाड़ी है यानी लॉरी वो आती है और उन सभी को पकड़कर यानी उन सभी औरतों को पकड़कर लाल बाजार की तरफ लेकर चली जाती है। और भी कई लोग पकड़े गए। अब जो राइटर है वो मेंशन करते हैं कि बृजलाल गोइंका जो पहले से प्रोटेस्ट में एक्टिव थे वो भी पकड़े गए। लाठी लगने के बावजूद वंदे मातरम बोलते हुए जुलूस में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। तो उन्हें एक इंग्लिश घुड़सवार ने मार दिया और फिर कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया, ये सोचकर कि शायद अब वो रुक जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने 200 लोगों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गए, लेकिन वहां पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फिर जो राइटर है वो कहते हैं कि मदलसा भी पकड़ी गई थी, यानी एक लड़की वॉलंटियर थी, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें पता चला कि उसे थाने में भी मारा गया था। टोटल मिलाकर 105 वुमेन पकड़ी गई थी, यानी 105 औरतें गिरफ्तार हुई थी और रात के 9 बजे सबको रिलीज कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया। ये पहली बार था कि कोलकाता में इतनी सारी औरतें एक साथ अरेस्ट हुई थीं। फिर राइटर मेंशन करते हैं कि 8 बजे वो खादी भंडार आए, तब कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि वहाँ बहुत से लोग घायल होकर आ रहे हैं और कुछ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। उनके लिए गाड़ी की ज़रूरत थी। राइटर और जानकी देवी वहाँ गए। जो घायल लोग थे उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर दास गुप्ता कर रहे थे और वहाँ फ़ोटोज़ भी ले रहे थे। उस वक्त 67 लोग वहाँ आ चुके थे और बाद में ये नंबर 103 तक पहुँच गया। हॉस्पिटल की रिपोर्ट के हिसाब से 160 लोग हॉस्पिटल में आए और जो लोग घर चले गए वो अलग थे, यानी 200 लोग या उससे ज़्यादा घायल थे। अरेस्टेड लोगों की एग्जैक्ट नंबर का तो पता नहीं चल सका, यानी कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था ये पता नहीं चल सका, लेकिन लाल बाजार के लॉकअप में 105 औरतें थीं। अब जो राइटर है वो अपने डायरी में कंक्लूड करते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ वो अपूर्व था। मतलब पहली बार इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। सो इस इंसिडेंट की वजह से कोलकाता और बंगाल का नाम जो पहले कलंकित था कि यहाँ के लोग कुछ कर नहीं सकते, वो कलंक धुल गया। लोग रियलाइज़ करने लगे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है और लोगों में नई होप, नई उम्मीद और कॉन्फिडेंस जाग गई। सो यहाँ पर इस डायरी एंट्री में जो लेखक है उन्होंने हमें दिखाया है कि जो वुमेन थी, जो औरतें थी और जो आदमी थे, उन दोनों ने मिलकर साहस दिखाया था और ब्रिटिश पुलिस ने इतना कड़ाई की थी, इतना ब्रुटल एक्शन लिया था, लेकिन लोग नहीं रुके। घायल और अरेस्ट होने के बावजूद ये इंसिडेंट लोगों के लिए इंस्पिरेशन बना और कोलकाता के लोगों में फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट होने का जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया। सो ये इवेंट हमें दिखाता है कि ऑर्डिनरी सिटीजन यानी आम आदमी, वुमेन और यूथ का जो रोल था वो कितना अहम था आज़ादी के संघर्ष में। जितनी पुरानी कोई भी सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता होती है, उतनी ही उसके साथ इंटरेस्टिंग कहानियाँ जुड़ी हुई होती हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये कहानियाँ सच हो, लेकिन इनमें हमेशा कोई ना कोई इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की भी कई फेमस कहानियां हैं और उनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से अपने स्टाइल में लिखा है। टटारा पामीरो की कहानी भी इसी आइलैंड के एक छोटे से हिस्से की है जहां लोगों के बीच नफरत काफ़ी गहरी थी। इसी नफरत को ख़त्म करने के लिए एक कपल को अपनी जान का बलिदान देना पड़ा। उनके सैक्रिफाइस की वजह से लोगों के बीच एक मिसाल बनी और आज भी वहाँ के लोग उन्हें प्राइड और रिस्पेक्ट के साथ याद करते हैं। सो ये कहानी हमें सिखाती है कि जो प्रेम है वो सबको जोड़ता है और नफरत दूरी बढ़ाता है, और जो प्यार के लिए सैक्रिफाइस करता है उसका इम्पैक्ट हमेशा याद रखा जाता है। सो हे एवरीवन, यू आर वाचिंग एडुचन पढ़ाई विद आर के। चलो पढ़ते हैं छप्पर फाड़ के।
सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टटारा वामीरो कथा। और इस चैप्टर को लिखा है लीलाधर मंडलोई ने। अंडमान आइलैंड्स का सबसे साउथ वाला आइलैंड है लिटिल अंडमान, जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इसके बाद शुरू होता है निकोबार आइलैंड्स का चेन, जहां निकोबारी ट्राइब की एंशंट कल्चर बसती है। निकोबार आइलैंड्स का पहला इम्पॉर्टेंट आइलैंड है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारी लोग मानते हैं कि पहले ये दोनों आइलैंड्स एक ही थे, और उनके अलग होने के पीछे एक पुरानी कहानी है जो आज भी कही जाती है। कई सालों पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ कनेक्टेड थे, तब वहाँ एक सुंदर सा विलेज था, एक गांव था। वहाँ एक पावरफुल और हैंडसम लड़का रहता था जिसका नाम था टटारा। निकोबारी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। टटारा एक अच्छा और नेक इंसान था, हमेशा दूसरों की मदद करता था और अपने गांव और पूरी आइलैंड की सेवा को अपना ड्यूटी मानता था, यानी अपना फ़र्ज समझता था। इस वजह से वो काफ़ी ही फेमस था, सब उसका रिस्पेक्ट करते थे और मुश्किल वक्त में याद करते ही वो तुरंत मदद के लिए आ जाता था। फेस्टिवल्स या स्पेशल ओकेशंस पर, यानी कि खास मौके पर, दूसरे गांव के लोग भी उसे इनवाइट करते थे। टटारा का पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था और लोग हमेशा उसके पास रहना चाहते थे। वो हमेशा अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता और अपने कमर पर लकड़ी की तलवार बांधता। अब लोगों का मानना था कि वो जो तलवार थी उसमें एक स्पेशल डिवाइन पावर था, भले ही वो तलवार लकड़ी की ही क्यों ना हो। अब टटारा उस तलवार को कभी भी पब्लिक में यूज़ नहीं करता था, लेकिन उसके करेजियस एक्ट की वजह से, यानी उसके बहादुरी की वजह से, लोगों का मानना था कि उस तलवार में मैजिकल पावर है। अब एक शाम टटारा पूरे दिन की मेहनत के बाद समुद्र के किनारे टहल रहा था। सूरज धीरे धीरे होराइजन के नीचे डूब रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट धीरे धीरे खत्म हो रही थी। टटारा बहुत ही शांति महसूस कर रहा था और समुद्र के किनारे डूबते हुए सूरज को एंजॉय कर रहा था। तभी उसके कानों में एक मधुर सी आवाज़, यानी एक बहुत ही मधुर सा गाना सुनाई देता है, जैसे वो गाना हवा में फ्लो कर रहा हो। अब लहर का साउंड भी मिक्स हो रहा था और गाना इतना मेस्मराइजिंग, यानी कि इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि टटारा अपनी अटेंशन खो रहा था। यानी वो जो गाना था वो इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि टटारा अपनी होश खो रहा था। थोड़ी देर में क्या होता है कि एक बड़ी सी लहर आती है, जिसकी वजह से जो लड़की गाना गा रही थी वो भीग जाती है। तो उसने घबरा कर गाना गाना छोड़ दिया। तभी उसके कानों में टटारा की आवाज़ आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी और अट्रैक्टिव थी। वो कहता है, तुमने इतना सुंदर गाना बीच में क्यों छोड़ दिया? अब जो लड़की है वो टटारा को देखकर शॉक हो जाती है और उसे अपने अंदर एक सॉफ्ट सी फीलिंग महसूस होती है। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए थोड़ी हार्श टोन में बोलती है, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरकर ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं सिर्फ अपने गांव के लड़कों को ही जवाब दूंगी, और तुम ये भी जानते हो कि मैं किसी और के सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। टटारा बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध लग रहा था। उसने लड़की से सवाल पूछने की बजाय सिर्फ बातों को दोहराया। तुमने गाना क्यों रोका? गाओ, पूरा गाना सुनाओ। तुम्हारी आवाज़ सच में बहुत अच्छी है। लड़की थोड़ी इरिटेट हुई और बोली, ये तो मेरा जवाब नहीं है। पहले बताओ तुम कौन हो? तुम मेरे गांव में पहले तो मुझे कभी नहीं दिखे। टटारा अब भी थोड़ा सा खोया हुआ सा था। उसने फिर से पोलाइटली रिक्वेस्ट किया, तुमने गाना क्यों रोका? गाओ ना। लड़की को गुस्सा आया और थोड़ा सोच के फाइनली बोली, तुम बहुत ज़िद्दी हो। जब से मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन पूछ रही हूँ, तुम सिर्फ एक ही राग गा रहे हो। तुम्हें गांव के नियम पता नहीं है क्या? अब वो जो लड़की है वो जाने लगती है। तभी टटारा को होश आया। वो तुरंत उसके रास्ते को रोककर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ करो, पहली बार मुझे किसी को देख के इतना अफेक्ट हुआ। बस अपना नाम बता दो। लड़की ने अपना नाम बताया, वामीरो। टटारा खुश हो गया। वामीरो, क्या सुंदर सा नाम है। कल भी आओ ना। वामीरो ने लाइटली कहा, नहीं, शायद कभी नहीं। और फिर वो भाग गई। टटारा ने उसे देखते हुए अपना नाम भी बताया और कहा, मेरा नाम है टटारा। कल मैं इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वामीरो घर जाके अपने आप को कंफ्यूज और थोड़ा रेस्टलेस फील कर रही थी। उसके मन में टटारा की तस्वीर बार बार आ रही थी।
वो उसे भूलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि दोनों अलग गांव से थे और ये उनके ट्रेडिशन के खिलाफ था। लेकिन भूलना मुश्किल था। टटारा उसके सामने हर वक्त याद आ रहा था। अब अगला दिन आया। दोनों काफ़ी ही ज़्यादा बेचैन थे। टटारा पूरा दिन उस सनसेट स्पॉट पर वामिरो का इंतज़ार कर रहा था। उसके लिए ये पूरा दिन एक लाइफ टाइम जैसा लग रहा था। थोड़ी देर पहले ही वो चट्टान पर पहुंच गया और हर एक मिनट काउंट कर रहा था। तब उसने देखा वामिरो आ रही थी। थोड़ी नर्वस थी और वो अपने आप को छुपाते हुए यानी हाइड करते हुए आ रही थी। दोनों खड़े हो गए, साइलेंटली एक दूसरे को देखते हुए, बिल्कुल वर्ड्स के बिना, यानी वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहे थे। सूरज धीरे धीरे समुद्र में गायब हो रहा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वामिरो फिर से अपने घर की तरफ भाग गई और टटारा वहां पर खड़ा रहा, एकदम साइलेंटली, यानी एकदम शांति से वो शांत होकर वहीं पर खड़ा रहा। अब ऐसे ही कई दिनों तक वो लोग वही जगह पर आकर एक दूसरे को साइलेंटली देखते, बस अपने दिल में डीप फीलिंग को महसूस करते। ये साइलेंट लव कुछ और लोगों को भी पता चल गया और धीरे धीरे ये पूरे गांव में फैल गया। टटारा और वामिरो का रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं था क्योंकि ट्रेडिशन के हिसाब से दोनों का एक ही गांव से होना ज़रूरी था। लोगों ने दोनों को समझाने की कोशिश की लेकिन दोनों फर्म थे, यानी अडिग थे। दोनों हर रोज लपाटी के बीच पर मिलते रहे और अफवाहें फैलती रहीं। कुछ टाइम बाद पासा गांव में एक फेस्टिवल पशु पर्व हुआ। इस त्यौहार में स्ट्रॉन्ग एनिमल्स को डिस्प्ले किया जाता था और यूथ की स्ट्रेंथ कंपटीशन भी होती थी। साल में एक बार सब लोग पार्टिसिपेट करते। बाद में डांस होता, म्यूजिक होता और खाने का भी इवेंट होता। अब फेस्टिवल के दिन टटारा का ध्यान इन इवेंट्स में नहीं था। वो तो बस वामिरो को ढूंढ रहा था। एक पॉइंट पर उसने देखा कि नारियल के पेड़ों के पीछे कोई छुपकर उसे देख रहा है। जैसे ही वो थोड़ा और क्लोज गया, वो समझा ये वामिरो है, जो डर की वजह से सामने नहीं आ रही थी। उसकी आंखें भींगी हुई और उसके जो होंठ थे वो कांप रहे थे। अब टटारा ने उसे देखते ही शॉक फील किया और वो कुछ बोल नहीं पाया। वामिरो अचानक से फूट फूट कर रोने लगी और टटारा हेल्पलेस फील कर रहा था। उसके रोने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसकी माँ और उसके गांव के कुछ लोग वहां आ गए। वामिरो की माँ बहुत गुस्सा हुई और वो टटारा को पब्लिकली इंसल्ट कर रही थी। विलेजर्स यानी जो गांव वाले थे वो भी टटारा के खिलाफ बोलने लगे। टटारा के लिए ये सब कुछ सहन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और वामिरो का दुख, वो तो उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल था सहन करना। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि क्या करे। फिर अनजाने में उसका जो हाथ है वो तलवार पर चला गया। उसने तलवार निकाली और वो सोचने लगा। अब उसका जो गुस्सा था वो इतना इंटेंस हो गया, यानी उसका जो गुस्सा था वो इतना ज़्यादा हो गया कि आसपास के जो लोग थे वो डर गए। फिर टटारा ने तलवार निकाली और उसने तलवार को ज़मीन में गाड़ दिया और इतनी पावर से उसे खींचने लगा कि ज़मीन में क्रैक्स आने लगे। जैसे जैसे वो तलवार को खींचता गया, ये जो क्रैक थे वो बढ़ते गए और धरती दो टुकड़ों में बट गई। अब जो लोग थे वो काफ़ी ही ज़्यादा डर गए थे। वामिरो फटे हुए जमीन के ऑपोजिट साइड में भागते हुए टटारा को चीखती रही, टटारा टटारा। और टटारा दूसरी साइड में अपनी तलवार धरती से निकालता हुआ इस लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच गया। यानी इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इस आइलैंड का एक पार्ट टटारा के पास और दूसरा पार्ट वामिरो के पास चला गया। यानी जो आइलैंड था वो लिटरली दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। जब टटारा को होश आया तो उसने देखा कि उसका आइलैंड धीरे धीरे समुद्र में धंस रहा है। वो घबराहट में दूसरे साइड तक जंप करना चाहता था लेकिन हाथ स्लिपरी हो गया। वो फिसलते हुए नीचे समुद्र की तरफ जा रहा था और उसकी सिर्फ एक ही चीख निकल रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। वहीं जो वामिरो थी वो भी टटारा को पुकार रही थी, टटारा टटारा टटारा। अब टटारा लाखों चोट से लहूलुहान हो गया और धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो गया, यानी बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने पाया कि वो एक कटे हुए आइलैंड के एक टुकड़े पर पड़ा था जो दूसरे टुकड़े से थोड़ा कनेक्टेड था। उसके बाद टटारा के बारे में कोई श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ। वामिरो इस ट्रेजेडी के बाद, यानी इस इंसिडेंट के बाद पूरी तरह पागल हो गई। वो रोज़ उसी जगह जाती, टटारा को ढूंढती। खाना पीना उसने छोड़ दिया था और वो अपने परिवार से अलग हो गई थी।
लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, यानी जब उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो लोगों ने वामिरो को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई क्लू नहीं मिला। अब आज ना तो टटारा है और ना ही वामिरो, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अब भी हर घर में सुनाई जाती है। निकोबारी लोग मानते हैं कि टटारा की तलवार से कार निकोबार के टुकड़े हुए और वहीं दूसरा लिटिल अंडमान बन गया, जो अब 96 किलोमीटर दूर है उससे। इस घटना के बाद निकोबारी लोग दूसरे गांव के साथ भी मैरिजेस करने लगे, यानी शादियां करने लगे, और लोग मानते हैं कि टटारा वामिरो का सैक्रिफाइस इसी पॉजिटिव चेंज के लिए हुआ, यानी उन दोनों ने जो बलिदान दिया उसकी वजह से ही ये बदलाव आया। सो दैट्स ऑल, ये था हमारा टटारा वामिरो की कथा। आई होप सो ये कहानी आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हाँ, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही यहाँ से प्रस्थान करना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि हिंदी फिल्म्स में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि मीनिंगफुल कंटेंट भी ज़रूरी होता है। हर साल कई फिल्म्स बनाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें भूल जाते हैं। जो फिल्म्स साहित्य पर बेस्ड होती हैं या जो ईमानदारी से बनाई जाती हैं वही यादगार बनती हैं। शैलेंद्र जो एक मशहूर कवि और गीतकार थे, जब उन्होंने परीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर तीसरी कसम फिल्म बनाई तो वो हिंदी सिनेमा के लिए एक माइलस्टोन साबित हुई। राज कपूर और वहीदा रहमान की जबरदस्त एक्टिंग, साथ ही उसके सुंदर गीत और कहानी ने, यानी उस फिल्म की जो स्टोरी थी, उसने उस फिल्म को अमर बना दिया। साथ ही ये जो चैप्टर है ये हमें दिखाता है कि पर्पसफुल और अच्छी फिल्म बनाना फिल्म इंडस्ट्री में एक मुश्किल और रिस्की काम होता है। संगम मूवी की जबरदस्त सक्सेस के बाद राज कपूर का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने एक साथ 4 बड़ी फिल्म्स अनाउंस कर दी। लेकिन जब उन्होंने मेरा नाम जोकर बनाना शुरू किया तो उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका एक ही पार्ट बनाने में 6 साल लग जाएंगे। इसी दौरान राज कपूर की कई सारी फिल्म्स रिलीज हुई, जिनमें 1966 की तीसरी कसम भी शामिल है। ये वही फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने करियर की बेस्ट एक्टिंग की थी। ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं थी, बल्कि हिंदी लिटरेचर की एक इमोशनल कहानी को स्क्रीन पर लिखी हुई कविता थी। तीसरी कसम शैलेंद्र की पहली और आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का बेस्ट फिल्म अवार्ड और इंटरनेशनल लेवल पर मॉस्को फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड भी मिला। इसकी इतनी तारीफ हुई कि फिल्म में शैलेंद्र की गहरी सेंसिटिविटी और काव्य हृदय पूरी तरह नजर आता है। ऐसी फिल्म वही बना सकता था जो खुद एक सच्चा कवि हो। राज कपूर ने शैलेंद्र के जज्बात को स्क्रीन पर जिया, और वो भी बिना किसी फीस के, सिर्फ दोस्ती और कमिटमेंट के लिए। जब शैलेंद्र उनके पास कहानी लेकर गए तो राज कपूर ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन मजाक में 1 रुपए एडवांस मांग लिया। ये उनकी याराना दोस्ती और सिंपल नेचर को दिखाता है। अब राज कपूर ने एक प्रैक्टिकल फिल्म मेकर की तरह शैलेंद्र को फिल्म के फाइनेंशियल रिस्क के बारे में वार्न भी किया, यानी सावधान भी किया। लेकिन शैलेंद्र एक इमोशनल पोएट थे, यानी एक संवेदनशील कवि थे, जिनके लिए पैसा और शोहरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था अपने मन का सेटिस्फैक्शन, यानी कि अपने मन की शांति। लेखक बताते हैं कि चाहे तीसरी कसम कितनी ही बड़ी और अच्छी फिल्म क्यों ना हो, लेकिन जब उसे रिलीज करने का वक्त आया तो डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया। हैरानी की बात यह थी कि फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे बड़े स्टार्स थे। शंकर जयकिशन का सुपरहिट म्यूजिक था और गाना पहले ही पॉपुलर हो चुका था। फिर भी ये जो फिल्म थी ये बिक नहीं पाई। इसका रीज़न सिर्फ ये था कि फिल्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल थी और बहुत ही ज़्यादा गहराई में थी, जो बिजनेस माइंडेड लोगों को समझ ही नहीं आई। उसमें जो करुणा और इमोशन था वो प्रॉफिट के स्केल पर नापने वाली चीज़ नहीं थी। इस वजह से फिल्म का ढंग से प्रमोशन भी नहीं हुआ और फिल्म चुपचाप आई और चली गई, यानी किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अब आगे जो लेखक है वो शैलेंद्र के आर्ट के बारे में बात करते हैं। शैलेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के रूल्स जानते थे, लेकिन उनमें फंस कर उन्होंने अपनी इंसानियत और ईमानदारी कभी नहीं खोई। श्री 420 के एक गाने में 10 दिशाओं वाली लाइन पर म्यूजिक डायरेक्टर को डाउट हुआ था कि ऑडियंस समझेगी या नहीं, लेकिन शैलेंद्र ने बदलने से मना कर दिया। उनका मानना था कि आर्टिस्ट का काम सिर्फ ऑडियंस के टेस्ट को फॉलो करना नहीं होता, बल्कि उसे बेटर बनाना भी होता है। और टाइम ने प्रूव किया कि वो गलत नहीं थे। उनके गाने जो थे वो सुपरहिट हुए। अब जो शैलेंद्र थे वो कभी फेक और झूठा स्टाइल के पीछे नहीं गए। उनके लिरिक्स जो थे वो सिंपल, इमोशनल और गहरे होते थे। मेरा जूता है जापानी जैसे आइकॉनिक सॉन्ग वही लिख सकते थे। सिंपल शब्दों में गहरी बात कह देना उनकी खासियत थी, जैसे शांत नदी का फ्लो और समुंदर की गहराई। ये उनकी पर्सनालिटी और उनकी फिल्म में भी दिखती है।
अब लेखक कहते हैं कि तीसरी कसम उन चुनी हुई फिल्मों में से एक है जो लिटरेचर के साथ पूरा जस्टिस करती है, यानी उसमें पूरा साहित्य दिखाया गया है। राज कपूर जैसे सुपरस्टार भी हीरामन के कैरेक्टर पर हावी नहीं हो पाए, कैरेक्टर ही स्टार बन गया। वहीदा रहमान की हीराबाई भी इतनी नेचुरल थी कि उनका स्टार इमेज पीछे छूट जाती है, यानी इस फिल्म के जो किरदार थे वही फेमस हो गए। अब फिल्म के जो छोटे छोटे सीन्स हैं, आंखों से बातें, गांव का सिंपल जीवन, बच्चों के गाने, सब कुछ इतना रियल लगता है कि दिल को छू जाता है। अब लेखक कहते हैं कि हिंदी सिनेमा की एक सबसे बड़ी कमी है कि ज़्यादातर जो फिल्म्स होती हैं वो ज़िंदगी से कहीं दूर होती हैं, यानी उनमें आम जिंदगी नहीं दिखाई जाती और जो दुख होता है उसको ओवर ड्रामेटिक बना दिया जाता है, यानी दुख को भी ड्रामे के साथ दिखाया जाता है। लेकिन तीसरी कसम की खूबसूरती ये है कि ये दुख को भी नेचुरली जिंदगी के हिस्से के रूप में दिखाती है, बिना इमोशनल ब्लैकमेल के। आखिर में लेखक क्लियर करते हैं कि शैलेंद्र सिर्फ एक गीतकार नहीं बल्कि सच्चे कवि थे। वो फेम और पैशन के पीछे नहीं भागे। उनके गानों में सिर्फ दर्द नहीं था बल्कि लड़ने और आगे बढ़ने का मैसेज भी था। उनके लिए व्यथा यानी कि जो दुख है वो कमजोरी नहीं बल्कि आगे बढ़ने की ताकत थी। सबसे पहले लेखक बताते हैं कि शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी गहरी भावनाओं का सबसे बेहतरीन रूप दिया। मुकेश की आवाज में गाना गाया, जो सॉन्ग था सजनवा बैरी हो गए हमार, इतना दर्द और सच्चाई से भरा हुआ है कि वो बिल्कुल टाइमलेस बन गया। इस गीत में विरह, दर्द और सिंप्लिसिटी एक साथ महसूस होती है, जो शैलेंद्र की काव्य प्रतिभा को दिखाता है। एक्टिंग के लेवल पर तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे खूबसूरत फिल्म मानी जाती है। क्रिटिक्स हमेशा से राज कपूर को आंखों से बात करने वाला एक्टर मानते आए हैं और इस फिल्म में उनकी मासूमियत अपने पीक पर नजर आती है। लेखक कहते हैं कि जागते रहो जैसी फिल्म में भी राज कपूर इतने पावरफुल नहीं लगे जितना तीसरी कसम में। ये इसलिए क्योंकि तीसरी कसम में राज कपूर एक्टिंग नहीं करते बल्कि पूरी तरह हीरामन बन जाते हैं। वो एक सीधा साधा देहाती गांव वाला है जो सिर्फ दिल की भाषा समझता है, दिमाग की नहीं। उनके लिए मोहब्बत ही सब कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह फिल्म बनी तब राज कपूर ऑलरेडी एशिया का सबसे बड़ा शोमैन बन चुके थे, फिर भी उनका स्टार इमेज कहीं भी हीरामन के कैरेक्टर पर हावी नहीं होता। अब इस फिल्म में राज कपूर का हीरामन हीराबाई की बोली पर फिदा होना, उसकी सिंपल शक्ल पर जान लुटा देना और थोड़ी सी बेरुखी पर टूट जाना, सब कुछ इतना नेचुरल लगता है कि लगता ही नहीं कि कोई सुपरस्टार स्क्रीन पर है। लगता है जैसे सच में एक गांव का भोला भाला गांव वाला अपना प्यार जी रहा हो। आखिर में जो लेखक है वो बताते हैं कि तीसरी कसम की जो स्क्रीन प्ले थी वो खुद फरीश्वर नाथ रेणु ने लिखी थी। इसी वजह से कहानी का एक एक रेशा, छोटी से छोटी डिटेल भी फिल्म में बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक रूप से आ पाई। इस चैप्टर के जो लेखक है वो इंसान की सेल्फिश नेचर पर बहुत गहरा कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि नेचर ने ये धरती सभी जीव जंतुओं के लिए बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे इंसान ने पूरी धरती पर अपना कब्जा कर लिया। इस प्रोसेस में बाकी जानवर और पशु या तो खत्म हो गए या अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, या आज भी रहने की जगह ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी तक ही नहीं रुकी। इंसान अब इतना लालच और स्वार्थ से भर गया है कि वो अपनी ही जात के लोगों को बेघर करने से नहीं हिचकिचाता। उसे ना किसी के दुख की परवाह है और ना ही किसी की मदद करने का जज्बा है। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर हमें उनके बातों पर यकीन नहीं है तो हम अपने आसपास के लोगों को ही देख ले। हमें खुद एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां लोग दूसरों के दुख को देखकर उन पर कोई असर नहीं होता। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले ये जो चैप्टर है ये मॉडर्न सोसाइटी की इंसानियत के गिरते हुए लेवल को दिखाती है। लेखक बताते हैं कि पहले लोग एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझते थे, लेकिन आज के टाइम में हर कोई सिर्फ अपने फायदे और कंफर्ट के बारे में सोचता है। तो ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि तरक्की के साथ साथ यानी डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपनी सेंसिटिविटी और दया को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। चैप्टर हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि क्या हम आज भी किसी और के दुख से दुखी होते हैं या फिर बिल्कुल बेपरवाह हो चुके हैं। सो हे एवरीवन, यू आर वाचिंग एडुचन पर आए तार के, चलो पढ़ते हैं छप्पर फाड़ के। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और चैप्टर जिसका नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, और इस चैप्टर को लिखा है निदा फाजली जी ने। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट बिगिन द चैप्टर। बाइबल में जिनका नाम सोलोमन है, कुरान में उन्हें सुलेमान कहा गया है। वो ईशा यानी जेसस क्रिस्ट से 1025 साल पहले के एक राजा थे। ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि सारे जानवरों और पक्षियों के भी राजा थे। उन्हें जानवरों और पक्षियों की भाषा समझ आती थी। एक बार सुलेमान अपनी बड़ी सेना के साथ एक रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनी। डर के मारे उन्होंने एक दूसरे को चेतावनी दी कि जल्दी अपने बिल में छुप जाओ क्योंकि सेना आ रही है। सुलेमान ने चींटियों की बात सुन ली और तुरंत अपनी फौज को रोक दिया। सुलेमान ने कहा, डरो मत, खुदा ने मुझे सभी जीवों की रक्षा के लिए बनाया है।
उनका मतलब था कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ, बल्कि सबसे प्यार करता हूँ। चींटियां इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने सुलेमान के लिए भगवान से दुआ मांगी। इसके बाद सुलेमान अपने सफर पर आगे चले गए। सिंधी भाषा के एक मशहूर महाकवि शेख अयाज ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक घटना का जिक्र किया है। एक दिन शेख अयाज के पिताजी कुएं पर नहाकर घर आए। माँ ने उनके लिए खाना परोस दिया। जैसे ही उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर खाने के लिए उठाया, तब उनकी नजर अपने बाजू यानी अपने हाथ पर पड़ी। उनके हाथ पर एक काली चींटी चल रही थी। ये देखते ही उन्होंने खाना छोड़ दिया और उठ गए। माँ को लगा कि शायद खाने में कोई कमी है, इसलिए पूछा, क्या बात है, खाना अच्छा नहीं लगा? पिताजी ने कहा कि खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, मैं बस उस बेघर चींटी को वापस कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे हॉली बुक्स में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, पर अरब देशों में उन्हें नूह नाम से जाना गया। उन्हें नूह इसलिए कहा गया क्योंकि वो पूरी जिंदगी रोते रहे। उनके रोने की वजह एक घायल कुत्ता था। एक बार एक घायल कुत्ता नूह के सामने से गुजरा। नूह ने गुस्से में या नफरत में उसे भगा दिया और उसे गंदा कह दिया, यानी उन्होंने उसे कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्ते को पाक यानी कि शुद्ध नहीं माना जाता। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूँ और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो, सबको बनाने वाला एक ही है। अब इसके बाद एक दोहा दिया गया है, मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन कौन है कैसे हो पहचान। इसका मतलब है कि जब सब मिट्टी में मिल जाते हैं तो पहचान मिट जाती है। कौन कितना बड़ा था कौन छोटा, इसका कोई फर्क नहीं रह जाता। अब कुत्ते की बात सुनकर नूह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत समय तक रोते रहे, इसलिए उन्हें नूह यानी रोने वाला कहा गया है। अब इसके बाद हमें महाभारत का एक एग्जाम्पल दिया गया है। महाभारत में जब सब लोग युधिष्ठिर का साथ छोड़ देते हैं, तब अंत तक सिर्फ एक कुत्ता उनके साथ रहता है। जब सब चले गए तब वो कुत्ता ही उनकी तन्हाई दूर करता रहा, यानी उनका अकेलापन दूर करता रहा। दुनिया कैसे बनी, पहले क्या था, साइंस अलग जवाब देता है, रिलीजियन अलग। लेकिन सच ये है कि ये जो धरती है ये सिर्फ इंसान की नहीं है। पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुंदर, इन सबका इस पर बराबर का अधिकार है। इंसान ने अपनी अकल का गलत इस्तेमाल करके बाउंड्रीज बना दी हैं। पहले दुनिया एक परिवार जैसी थी, अब लोग छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में यानी छोटे छोटे फ्लैट्स में बंद हो गए हैं। पॉपुलेशन बढ़ने से समुंदर, जंगल, पेड़ सब हटाए जा रहे हैं। पोल्यूशन की वजह से जो पक्षी है वो शहरों से भाग रहे हैं। युद्ध, बॉम्ब, वेपन्स ने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया। अब इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, बारिश जो है वो कभी भी टाइम पर नहीं होती, और भूकंप, सुनामी, फ्लड, स्टॉर्म और बीमारियां वो तो फैलती ही जा रही हैं। ये सब मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है, यानी ये सब ह्यूमन और नेचर के इम्बैलेंस का रिजल्ट है। नेचर भी सिर्फ एक हद तक ही सब्र कर सकती है। तो इसके बाद हमें मुंबई का एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ साल पहले मुंबई में नेचर के गुस्से का एक एग्जाम्पल देखने को मिला था। ये घटना इतनी भयानक थी कि मुंबई के लोग डर के मारे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा सब जगह पर प्रार्थना करने लगे। यानी इंसान जब बेबस हो जाता है तो वो भगवान को याद करता है, तो लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि वो भगवान को बुलाने लगे थे। बिल्डर्स ने सालों तक समुद्र की जमीन छीन कर वहां बिल्डिंग्स बना ली। समुद्र की जगह धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब जैसे कोई आदमी जगह कम होने पर एडजस्ट करता है, वैसे ही समुद्र पहले पीछे हटा। जब और जगह कम हुई तो समुद्र और सिकुड़ गया, मतलब पानी का लेवल बढ़ने लगा, यानी समुद्र अब वार्निंग दे रहा था। लेकिन इंसान इन सब से भी नहीं माना और जब बिल्कुल भी जगह नहीं बची तो समुद्र भड़क गया। यानी नेचर की एक टॉलरेंस की लिमिट होती है, और जब टॉलरेंस की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो नेचर अपना भयानक रूप दिखाता है। अब कहा गया है कि जो जितना महान या बड़ा होता है वो उतना ही शांत होता है। समुद्र बहुत बड़ा है, इसलिए देर से गुस्सा आता है उसको, लेकिन जब गुस्सा आ गया तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यानी एक जो महान व्यक्ति होता है उसे गुस्सा बहुत कम आता है, वो शांत रहता है, लेकिन एक बार गुस्सा आ गया तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समुद्र को भी गुस्सा आ गया। एक रात समुद्र ने अपनी तेज लहरों से 3 बड़े बड़े शिप्स को उठाकर बॉल की तरह उछाल दिया। यानी एक रात समुद्र ने अपनी तेज लहरों से 3 बड़े बड़े जहाजों को उठाकर बॉल की तरह उछाल दिया। एक जहाज वॉर्ली बीच पर आ गिरी, दूसरी जहाज बांद्रा के कार्टर रोड के पास उल्टा गिर गया, और तीसरा जहाज गेटवे ऑफ इंडिया के पास टूटकर टूरिस्ट के लिए एक तमाशा बन गया। अब बहुत कोशिश के बाद भी वो जो जहाजें थी वो दोबारा इस्तेमाल करने के लायक नहीं बन पाई। यानी वो जो नुकसान हुआ था वो परमानेंट था, और वो जो शिप्स थी वो हमेशा के लिए खराब हो गई, यानी उनका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता था। अब जो लेखक है वो कहते हैं कि उनकी जो माँ थी वो हमेशा उन्हें सिखाती थी कि शाम के बाद पेड़ पौधों को नुकसान मत पहुंचाओ,
पूजा के समय फूल तोड़ना मना है क्योंकि उनका अपमान होता है। नदी को भी सम्मान दो क्योंकि वो जीवन देती है। कबूतरों को मत सताओ क्योंकि ये हजरत मोहम्मद के अजीज हैं, यानी हजरत मोहम्मद को ये बहुत प्यारे हैं। कबूतरों को सुरक्षा दी गई है। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाजत दे रखी है। तो ऐसा लेखक की माँ उनसे कहती थी, और वो कहती थी, फिर वो कहती थी कि जो मुर्गा है वो सुबह सबसे पहले जाग कर बाग देकर लोगों को जगाता है। इसके बाद एक दोहा है, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। यानी सब भगवान एक ही हैं, बस पूजा करने का तरीका अलग है। कोई मस्जिद जाता है, कोई प्रकृति के साथ सुर मिलाता है, यानी जैसे कोयल गाना गाती है। ग्वालियर में लेखक का घर था जिसमें हॉल के ऊपर दो छोटे रोशनदान यानी वेंटिलेटर्स थे। उन रोशनदान में दो कबूतरों ने अपना घर बना लिया था। एक दिन बिल्ली ने उछलकर उनमें से एक अंडा तोड़ दिया। माँ ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। माँ ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाना चाहा, पर गलती से वो जो दूसरा अंडा था वो भी टूट गया। कबूतर घबरा कर इधर उधर उड़ने लगे। कबूतरों का दर्द देखकर माँ खुद रोने लगी। अब जो लेखक है वो कहते हैं कि माँ ने इस गलती के लिए खुदा से माफ़ी मांगने के लिए पूरा दिन रोज़ा रखा। पूरे दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। माँ बार बार नमाज पढ़कर खुदा से माफ़ी मांगती रहीं। अब जो लेखक है वो कहते हैं कि ग्वालियर से मुंबई का सफ़र सिर्फ जगह का नहीं, सोच का भी है। उसके बाद जो लेखक है वो ग्वालियर और मुंबई के बदलते हुए दृश्यों का कंपैरिजन करते हैं। पहले वीर शोभा में जंगल था, पेड़ पौधे, परिंदे और जानवर थे, लेकिन शहरी विकास ने उन सब से उनका घर छीन लिया। कुछ जीव वहां से चले गए और जो नहीं जा पाए वो शहर के कोने कोने में बसने पर मजबूर हो गए। आखिर में लेखक अपनी ही जिंदगी का एग्जाम्पल देते हैं। दो कबूतर उनके फ्लैट के मकान में घोंसला बना लेते हैं। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी वजह से दिक्कत होने लगती है। चीजें गिरना, किताबों का गंदा करना। अब रोज रोज की परेशानी से तंग आकर उनकी जो पत्नी थी वो जाली लगवा देती हैं। बच्चों को हटा दिया जाता है और खिड़की बंद कर दी जाती है। कबूतर बाहर उदास और चुपचाप रात भर बैठे रहते हैं। यानी उनकी जो पत्नी थी वो जाली लगवा देती हैं खिड़की में, जिसकी वजह से जो कबूतर थे वो अंदर नहीं आ सकते थे और उनका जो घोंसला था वो भी विंडो के बाहर ही था। सो यहीं से जो लेखक है उनका दर्द उभरता है। वो कहते हैं कि आज ना तो सोलोमन जैसे लोग बचे हैं जो जानवरों की भाषा समझ सके, और ना ही उनके माँ जैसे लोग हैं जो किसी छोटे से जीव के दुख के लिए भी पूरी रात दुआ में गुजार दें। आज इंसान अपनी सुविधा के लिए बिना सोचे समझे दूसरों को बेघर कर देता है। अब लास्ट में जो दोहा दिया गया है उसका मतलब ये है कि प्रकृति में हर कोई अपना काम ईमानदारी से करता है। नदी खेतों को सींचती है, तोता आम खाता है और सूरज सबको बराबर रोशनी देता है। सिर्फ इंसान ही है जो इस संतुलन को बिगाड़ देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुचन पढ़ाई विचार के। चलो पढ़ते हैं छप्पर फाड़ के। पतझड़ में टूटी पत्तियां, इस चैप्टर को लिखा है रविंद्र केलेकर ने। इस चैप्टर में राइटर ने बहुत कम शब्दों में गहरी बात कहने की कोशिश की है। जैसे कहा जाता है ना, सार सार को गही रहे थोठा देई उड़ाए, मतलब कि इस चैप्टर के हर एक लाइन में अपना एक गहरा अर्थ छिपा है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सोचने और समझने के लिए भी है। इस चैप्टर का दो पार्ट है। पहला तो है गिन्नी का सोना और दूसरा है चैन की देन। जो पहला पार्ट है उसमें राइटर हमें उन लोगों से मिलवाते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और दुनिया के लिए जीते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि असली धन सिर्फ पैसा या सुविधाएं नहीं होती बल्कि इंसानियत और संवेदनशीलता है। इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है चैन की देन, उसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ध्यान और शांति के महत्व को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे जापान के लोग अपनी बिजी लाइफ के बीच में भी कुछ शांत और सुकून भरे पल निकाल लेते हैं। ओवरऑल पतझड़ में टूटी पत्तियां एक ऐसा चैप्टर है जो हमें कम शब्दों में ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा देता है और बताता है कि जीवन में असली महत्व क्या रखता है। इसका पहला पार्ट है गिन्नी का सोना। जो राइटर है वो कहते हैं कि शुद्ध सोना अलग होता है और गिन्नी का सोना अलग होता है। जो शुद्ध सोना होता है मतलब 24 कैरेट गोल्ड, वो बिल्कुल प्योर होता है, लेकिन गिन्नी का सोना में थोड़ा सा तांबा यानी कि कॉपर मिलाया जाता है। इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा चमकता है और ज़्यादा मजबूत भी होता है। इसलिए अक्सर औरतें गिन्नी का सोना से गहने बनवाती हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है और डेली यूज़ के लिए बेटर भी होता है। लेकिन सच ये है कि चाहे वो कितना ही चमके, वो प्योर सोना नहीं होता, उसमें मिलावट होती है। फिर राइटर इस एग्जाम्पल को लाइफ से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने जैसा होता है, बिल्कुल पवित्र, बिना किसी मिलावट के। लेकिन कुछ लोग इन आदर्शों में व्यवहारिता यानी प्रैक्टिकलिटी का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं, यानी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ताकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखें। ऐसे लोगों को हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बोलते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन राइटर हमें याद दिलाते हैं कि असल में हम उनके आदर्श की नहीं बल्कि उनकी प्रैक्टिकलिटी की तारीफ कर रहे होते हैं।
आगे राइटर कहते हैं कि जब प्रैक्टिकलिटी की तारीफ होने लगती है तो धीरे धीरे आदर्श पीछे छूटने लगते हैं। मतलब शुरू में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, फिर धीरे धीरे वही कॉम्प्रोमाइज मेन चीज बन जाती है। यानी सोना पीछे रह जाता है और तांबा आगे आ जाता है। यहाँ सोना यानी आदर्श है और तांबा यानी व्यवहारिता यानी कि प्रैक्टिकल सोच। फिर राइटर महात्मा गांधी का एग्जाम्पल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। उन्हें दुनिया की रियलिटी पता थी, इसलिए उन्होंने अपने आदर्श सफल किए। लेकिन राइटर कहते हैं कि गांधी जी ने कभी अपने आदर्श को नीचे नहीं गिरने दिया। उन्होंने आदर्श को प्रैक्टिकल बनने के लिए कमजोर नहीं किया, बल्कि प्रैक्टिकलिटी को यानी कि व्यवहारिता को आदर्श के लेवल तक ऊपर उठाया। यानी उन्होंने सोने में तांबा नहीं मिलाया, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी वैल्यू बढ़ा दी। इसका मतलब उन्होंने सिचुएशन को अपने आदर्श के हिसाब से बदलने की कोशिश की, ना कि आदर्श को सिचुएशन के हिसाब से। अब आगे जो राइटर है वो व्यवहारवादी लोगों की बात करते हैं। ये लोग हमेशा फायदे नुकसान का हिसाब लगाकर काम करते हैं। वो लाइफ में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, दूसरों से आगे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन राइटर सवाल पूछते हैं, क्या वो सच में ऊपर चढ़ते हैं? सिर्फ पैसा, पावर या सक्सेस पा लेना ऊपर चढ़ना नहीं होता। असली ऊपर चढ़ना तब है जब इंसान खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी साथ लेकर चले। अब जो राइटर है वो कहते हैं कि ये काम हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज में जो बड़े और स्थायी मूल्य जैसे कि सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, त्याग, ये सब कुछ बचे हुए हैं, वो आदर्शवादी लोगों की देन है। व्यवहारवादी लोग अक्सर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और कई बार समाज को नीचे गिरा देते हैं। सो ओवरऑल इस पार्ट का मेन मैसेज ये है कि लाइफ में थोड़ी प्रैक्टिकलिटी ज़रूरी है, यानी कि व्यवहारिता ज़रूरी है। लेकिन अगर हम आदर्श को छोड़कर सिर्फ प्रैक्टिकल बन जाएं तो असली मूल्य जो है वो खो देंगे। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जहां आदर्श हमेशा आगे रहे और प्रैक्टिकलिटी उसके पीछे चले। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है चेन की देन। यहाँ पर जो राइटर है वो बताते हैं कि जब वो जापान गए तो उन्होंने अपने एक दोस्त से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी ज़्यादा होती है। तो उनका जो दोस्त था उसने जवाब दिया मेंटल, और कहा कि लगभग 80% लोग किसी न किसी तरह के मन रोग से ग्रसित हैं, यानी कि किसी न किसी तरह के मेंटल इलनेस से ग्रसित हैं। ये सुनकर राइटर को हैरानी हुई, तो उन्होंने वजह पूछा। दोस्त ने बताया कि जापान में लाइफ की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग चलना भूल गए हैं, सब दौड़ रहे हैं, कोई शांत तरीके से बात नहीं करता, सब जल्दी जल्दी बोलते रहते हैं। जब आदमी अकेला होता है तब भी उसका दिमाग रुकता नहीं है, वो अंदर ही अंदर कुछ सोचता रहता है और बड़बड़ाता रहता है। आगे जो राइटर है वो बताते हैं कि अमेरिका से कंपटीशन के चक्कर में जापान ने अपनी लाइफ और तेज कर ली। एक मशीन का काम एक दिन में करने की कोशिश करने लगा। दिमाग की स्पीड वैसे ही तेज होती है, लेकिन जब उस पर और स्पीड का इंजन लगा दिया जाए तो वो हद से ज़्यादा तेज चलने लगता है। फिर एक टाइम आता है जब टेंशन इतना बढ़ जाता है कि दिमाग टूट जाता है, यानी इंसान मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। इसी वजह से वहाँ मेंटल डिजीज बढ़ रही हैं। अब इस सीरियस बात के बाद राइटर का दोस्त उन्हें शाम को एक टी सेरेमनी में ले जाता है। इसे जापान में छा नो यू कहते हैं। ये सिर्फ चाय पीना नहीं बल्कि एक पूरी ध्यान और शांति की विधि है। टी सेरेमनी एक छोटी सी सुंदर झोपड़ी जैसे जगह पर होती है जो एक बिल्डिंग की छत पर बनी थी। बाहर एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा था। अंदर जाने से पहले सबने हाथ पैर धोए। ये शुद्धता और तैयारी का प्रतीक है। अंदर एक व्यक्ति बैठा था, उसने बहुत विनम्रता से झुककर स्वागत किया। हर छोटी क्रिया, बैठना, अंगीठी जलाना, बर्तन साफ करना, इतनी शांति और गरिमा से हो रही थी कि लगता था जैसे कोई संगीत चल रहा हो। अब राइटर आगे कहते हैं कि वहाँ का माहौल जो था, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो इतना शांत था कि चायदानी के पानी की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। यानी जब चाय को ढारा जा रहा था तो उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। चाय बहुत कम थी, सिर्फ 2 घूंट, लेकिन उसे धीरे धीरे एक एक बूंद महसूस करते हुए पीना था। पूरी सेरेमनी लगभग 1.5 घंटे चली। शुरू में राइटर को अजीब लगा, बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उनका दिमाग शांत होने लगा। सोचने की स्पीड कम हो गई, फिर ऑलमोस्ट रुक सी गई। उन्हें लगा जैसे वो अनंत समय में जी रहे हैं। सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। यहाँ पर जो राइटर है वो एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर हम या तो पास्ट की यादों में जीते हैं या फ्यूचर के सपनों में, लेकिन पास्ट चला गया और फ्यूचर अभी आया नहीं है। दोनों ही सच नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट ही सच है। उस दिन चाय पीते वक्त राइटर के दिमाग से पास्ट और फ्यूचर दोनों निकल गए। सिर्फ वही पल बचा और वही पल उन्हें अनंत जैसा लगा। अब अंत में जो राइटर है वो कहते हैं कि उस दिन उन्हें समझ आया कि जीना किसे कहते हैं। यही ज़ेन परंपरा की सबसे बड़ी देन है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना, पूरी तरह से जीना, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी भाग दौड़ के। इस पार्ट का मेन मैसेज ये है कि लाइफ की रेस में हम अपनी शांति खो देते हैं। अगर हम थोड़ा रुकना, धीरे चलना और प्रेजेंट में जीना सीख ले तो मेंटल स्ट्रेस कम हो सकता है और जीवन का असली आनंद मिल सकता है।
सो दैट्स ऑल, ये था अपना चैप्टर पतझड़ में टूटी पत्तियां। आई होप सो आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। सो जाते जाते कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना कैसा लगा, और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशन पढ़ाई विद के। चलो पढ़ते हैं चप्पड़ फाड़ के। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कारतूस, और इसके जो राइटर है उनका नाम है हबीब तनवीर। कारतूस हमें ब्रिटिश शासन के दौरान एक बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक घटना से रूबरू करवाता है। जब अंग्रेज इस देश में व्यापारी बनकर आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू धीरे धीरे अपना राज्य जमाने लगे, तब उनका असली इरादा सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि पूरे देश पर कब्जा करना था। जैसे ही देशवासियों को उनकी असली चाल समझ आई, कई वीर योद्धा उनके खिलाफ खड़े हो गए। कारतूस में भी एक ऐसे ही निर्धार और बहादुर शूरवीर का वर्णन है जिसका सिर्फ एक ही एम था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। उसने कंपनी के अफसरों की नींद उड़ा दी थी। वो इतना हिम्मत वाला था कि उसने खुद उनके कैंप में पहुंचकर उनके कर्नल के सामने बिना डरे खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास इतना जबरदस्त था कि दुश्मन भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। यह चैप्टर सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि देशभक्ति, साहस और बलिदान का मैसेज देता है। कारतूस हमें सिखाता है कि सच्ची हिम्मत वही होती है जब इंसान मुश्किलों का सामना सीधा खड़ा होकर करे और अपने देश के लिए जान तक दांव पर लगा दे। सो कारतूस का ये जो सीन है ये 1799 की रात का माहौल दिखाता है। जगह है गोरखपुर के जंगल में ब्रिटिश कैंप के अंदर का हिस्सा। चांदनी रात है, बाहर हल्का सा उजाला है और टेंट के अंदर लैंप जल रहा है। दो अंग्रेज अफसर कर्नल और लेफ्टिनेंट बैठकर बात कर रहे हैं। माहौल थोड़ा सा टेंशन वाला है। तो सबसे पहले जो कर्नल है वो कहता है कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। सो इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो लोग जंगल में रहकर परेशान हो चुके हैं। यहाँ सुरक्षा का खतरा भी है और असुविधा भी। तो इस पर जो लेफ्टिनेंट है वो बोलता है कि कई हफ्तों से कैंप लगा हुआ है और सिपाही भी तंग आ गए हैं। वो कहते हैं कि वजीर अली इंसान है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। यानी ब्रिटिश उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन वो बार बार बच निकलता है। इससे वजीर अली की चतुराई और बहादुरी का पता चलता है। अब जो कर्नल है वो कहता है कि उसकी कहानियां सुनकर उसे रॉबिन हुड याद आता है। रॉबिन हुड एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो आदमियों से लेकर गरीबों की मदद करता था। यहाँ कर्नल कह रहा है कि वजीर अली भी लोगों के लिए हीरो जैसा बन गया है। अब जो कर्नल है वो कहता है कि सिर्फ 5 महीने की हुकूमत में ही वजीर अली ने अवध के दरबार को अंग्रेजों के प्रभाव से लगभग साफ कर दिया था। यानी उसने ब्रिटिश असर कम कर दिया था। फिर जो लेफ्टिनेंट है वो उससे पूछता है कि ये शादत अली कौन है। तो इस पर जो कर्नल है वो उसे बताता है कि वो नवाब आसिफ उद्दौला का भाई है और वजीर अली का दुश्मन भी। असल में नवाब को बेटा होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब वजीर अली पैदा हुआ तो शादत अली को लगा कि उसका हक छिन गया, इसलिए वो उसका दुश्मन बन गया। अब जो लेफ्टिनेंट है वो पूछता है कि फिर शादत अली को गद्दी पर बैठने में क्या फ़ायदा था। तो इस पर जो कर्नल है वो खुलकर बताता है कि शादत अली उनका दोस्त है और ऐश पसंद आदमी है। उसने अंग्रेज़ों को आधी दौलत और 10 लाख रुपए दे दिए। यानी ब्रिटिश ने उसे इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि वो उनके लिए फ़ायदेमंद था। इससे ब्रिटिश की लालच और चाल साफ दिखाई देती है। फिर जो लेफ्टिनेंट है वो कहता है कि सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह ई जामा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए बुला रहा है। यानी वो ब्रिटिश के खिलाफ बाहर की मदद लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर जो कर्नल है वो बताता है कि अफगानिस्तान को हमले का निमंत्रण सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दिया था, फिर वजीर अली ने और फिर समाश उद दौला ने। इसका मतलब है कि अलग अलग जगह के शख्स ब्रिटिश के खिलाफ एकजुट होने की सोच रहे थे। अब लेफ्टिनेंट जो है वो पूछता है कि ये समास उद दौला कौन है। तो इस पर जो कर्नल है वो कहता है कि वो बंगाल के नवाब का रिश्तेदार है और बहुत खतरनाक आदमी है। यानी ब्रिटिश उन सभी लोगों से डरते हैं जो उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आखिर में लेफ्टिनेंट कहता है इसका मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ एक लहर चल पड़ी है। कर्नल मानता है और कहता है कि हाँ, अगर ये लहर सफल हो गई तो प्लासी और बक्सर की जीत बेकार हो जाएगी। ये वही लड़ाई थी जिनके बाद ब्रिटिश ने इंडिया में अपना राज मजबूत किया था। वो कहता है कि जो कुछ लॉर्ड क्लाइव ने हासिल किया था, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर सब खत्म हो सकता है। इस पर जो लेफ्टिनेंट है वो कहता है कि वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें उसे पकड़ना ही होगा। यानी ब्रिटिश को डर है कि अगर वो फ्री रहा तो ब्रिटिश के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो इस पर जो कर्नल है वो जवाब देता है कि पूरी एक फौज लेकर भी उन्होंने उसका पीछा किया, पर वजीर अली हमेशा उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा। वो कहता है कि वजीर अली के साथ सिर्फ कुछ ही जवान हैं, पर वो दमदार हैं, इतना कि छोटी सी मुट्ठी भी काफ़ी खतरनाक है। तो इस पर जो लेफ्टिनेंट है वो कहता है कि सुना है वजीर अली फिजिकली बहुत ही बहादुर है। तो कर्नल कहता है कि अगर वो बहादुर नहीं होता तो वो कंपनी के वकील को मार ही नहीं पाता। इससे हमें वजीर अली की हिम्मत और निडरता का पता चलता है। फिर लेफ्टिनेंट पूछता है कि ये कत्ल का क्या किस्सा था।
तो कर्नल समझाते हैं कि वजीर अली को बनारस भेजा गया था और उसको 3 लाख रुपए सालाना वजीफा दिया गया था। थोड़ी देर बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता बुलाया। वजीर अली ने कंपनी के वकील के पास जाकर पूछा कि क्यों बुलाया, पर वकील ने बुरा भला बोल दिया। वजीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत थी, इसलिए उसने खंजर से वकील का काम खत्म कर दिया। तो अब जो लेफ्टिनेंट है वो पूछता है कि और फिर वो भाग गया। तो कर्नल कहता है कि वजीर अली अपने लोगों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ का जो राजा था उसने उन्हें सुरक्षित घाघरा तक पहुंचाया। अब वजीर अली और उसका जो काफिला है वो जंगल में कई सालों से भटक रहा है। अब लेफ्टिनेंट पूछता है कि वजीर अली की स्कीम क्या है। कर्नल कहता है कि प्लान ये है कि नेपाल पहुंचकर अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, शादत अली को हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाले। यानी ये वजीर अली का प्लान था। अब जो लेफ्टिनेंट है वो कहता है कि नेपाल पहुंचना मुश्किल नहीं, शायद वो वहां पहुंच गया हो। कर्नल जवाब देता है कि उनकी फौज और शादत अली के सिपाही उसका सख्त पीछा कर रहे हैं और उन्हें पता है कि वो जंगल में ही है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और कर्नल को बताता है कि दूर से धूल उड़ी हुई दिखाई दे रही है। कर्नल तुरंत सिपाहियों को रेडी होने का हुक्म देता है। लेफ्टिनेंट खिड़की से देख रहा है और कहता है कि धूल से लगता है जैसे पूरा काफिला आ रहा हो, पर उसको एक ही सवार दिखाई देता है। अब जो कर्नल है वो खिड़की के पास जाकर देखता है और कहता है कि हाँ, एक ही सवार है जो तेज घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है कि वो सीधा उनकी तरफ आ रहा है। अब जो कर्नल है वो तुरंत सिपाहियों को बुलाकर कहता है कि इस सवार पर नजर रखो और देखो कौन सी तरफ ये जा रहा है। तब तक जो सवार है वो आता है और तोपों की आवाज रुक जाती है। सवार बोलता है कि उसे कर्नल से मिलना है। अब जो सिपाही है वो अंदर आकर कहता है कि हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता है कि भेज दो। अब शुरुआत में जो लेफ्टिनेंट है वो कहता है कि वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसको पकड़ना चाहता होगा। यानी लेफ्टिनेंट सोच रहा है कि जो सवार आया है वो ब्रिटिश के साथ मिलकर वजीर अली को पकड़ने का प्लान बना रहा है। इस पर जो कर्नल है वो कहता है खामोश रहो। तभी जो सवार है जो कि एक सिपाही है वो अंदर आता है और तुरंत पुकारता है तन्हाई तन्हाई। ये नाम ही अपने आप में सस्पेंस बनाता है। कर्नल जो है वो पोलाइटली कहता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, आपको जो कुछ कहना है कह दो। तो इस पर जो सवार है वो बोलता है कि उसे तन्हाई चाहिए, यानी वो अकेले में कर्नल से बात करना चाहता है। ये लाइन थोड़ी सिंबॉलिक और मिस्टीरियस है, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है और अपने मकसद की तरफ इशारा कर रहा है। कर्नल और लेफ्टिनेंट समझ गए और बाहर चले जाते हैं। तभी सवार और कर्नल खुद ही टेंट में तनहा रह जाते हैं, यानी अकेले रह जाते हैं। थोड़ी देर रुककर सवार जो है वो पूछता है कि आपने इस मुकाम पर टेंट क्यों लगाया है। तो कर्नल कहता है कि कंपनी का हुक्म है वजीर अली को पकड़ना। सवार कहता है कि इतना फौज क्यों है, और कर्नल जवाब देता है कि अरेस्ट में हेल्प के लिए। फिर जो सवार है वो कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। तो कर्नल कहता है कि वो भी यही सुन रहा है। फिर जो सवार है वो अपनी डिमांड रखते हुए कहता है कि चंद कारतूस चाहिए। कर्नल उसे 10 कारतूस देता है। तो सवार मुस्कुराते हुए उसे कहता है शुक्रिया। फिर सस्पेंस का ट्विस्ट आता है। सवार अपना नाम बताता है वजीर अली, मतलब वही हीरो जो पूरे ब्रिटिश कैंप के लिए खतरा था, अब कर्नल के सामने खड़ा है। वो कहता है कि आपने मुझे कारतूस दिया, इसके लिए आपकी जान बची। इसके बाद वो तुरंत बाहर चला जाता है और हॉर्स के दौड़ने और तोपों की आवाज दूर तक सुनाई देती है। कर्नल एकदम शॉक में है, खड़ा रह जाता है और अपने आप से कहता है एक जाबाज सिपाही। ये लाइन दिखाती है कि वो वजीर अली की हिम्मत और चतुराई से हैरान है। एंड यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है।